Yesterday we talked about temporary current assets and permanent current assets. Okay. Today we will talk about financing current assets. अब इन current assets को finance कैसे करें? Temporary current asset याद है क्या चीज थी? Stocks, bonds. नहीं. Temporary current asset और permanent current asset. Treasury bills were temporary. नहीं. Assets. Definition क्या थी? सर जो कि Liquidated in within a year. वो तो नहीं current सर asset जो की कैश definition. और कैश इक्विवेलेंट से वो टेम्परेरी करंट है। देखें, टेम्पररी करंट एसेट और जो परमानेंट करंट एसेट है ना, वो फिनोमेना है उसका एक्सटेंट ऑफ एसेट्स के लिए, व्हिच मींस कितने एसेट्स टेम्पररी करंट एसेट हैं और कितने एसेट परमानेंट करंट एसेट्स हैं। अगर इसको वापस देखें, सो द अमाउंट ऑफ, सो इट एक्चुअली रेफर्स टू द अमाउंट कि कितने, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स required to meet a firm's long-term minimum needs, जो कि long term की minimum needs के लिए, कम से कम नीड, सबसे कम नीड। लैंड, देखें, लैंड तो पहली बात ये कि लैंड तो फिक्स एसेट है, तो हम करंट एसेट ना होता है। करंट एसेट्स में इतने करंट एसेट, इतने अमाउंट के करंट एसेट जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, लॉन्ग टर्म के दिमाग में रखते हुए इस्तेमाल करता हूं, और कम से कम लॉन्ग टर्म में मुझे इतने चाहिए होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कैश भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी करंट एसेट हो सकता है, लेकिन कितना कितना कैश आप दिमाग में रखते हैं कि यार लॉन्ग टर्म के लिए इतना कैश कम से कम मेरे पास होना चाहिए, है तो करंट एसेट, लेकिन लॉन्ग टर्म के दिमाग में रखते हुए कितना कैश मेरे पास कम से कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे करंट एसेट तो बोलेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वो होगा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, फिर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होगा, या टेम्पररी करंट एसेट क्या होगा? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होगा जो कि मुझे चाहिए, लेकिन किसने चाहिए, दैट वेरीज विद सीजनल रिक्वायरमेंट्स, जो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। जैसे मैं कहता हूं यार कम से कम 30,000 रुपए तो हर वक्त होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में भी मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे रोज, इतने पैसे रोज चाहिए, तो 30,000। फिर मैं कहता हूं लेकिन जब सीजन होगा तो फिर 30 नहीं, फिर 50 चाहिए, तो वो जो 20 हो गए वो हो गए 50 टेम्पररी करंट एसेट, और वो जो 30 है वो हो गए Permanent. परमानेंट करंट एसेट। है दोनों करंट एसेट्स, दोनों कैश है, लेकिन कितना अमाउंट टेम्पररी सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपको चाहिए, और कौन सा वो अमाउंट है जो आपको हर वक्त चाहिए होता है, फ्यूचर की भी दिमाग में रखते हुए, लॉन्ग टर्म को भी दिमाग में रखते हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट करंट एसेट, और जो सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन करता है उसको बोलते हैं टेम्पररी करंट एसेट। तो ये जो अमाउंट है, दिस इज टेम्पररी करंट एसेट, बिकॉज इट विल चेंज विद द सीजन। एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन थोड़ा चाहिए होगा, फिर एज द सीजन पीक्स कितना चाहिए मुझे, वो भी पीक पे चला जाएगा, और फिर जब सीजन ऑफ होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमाउंट भी कम होता जाएगा। लेकिन ये वाला करंट एसेट जो है ये हर वक्त चाहिए है, तो करंट एसेट कैश है, लेकिन हर वक्त चाहिए, तो इसको मैं बोलता हूँ परमानेंट करंट एसेट। और ये जो फ्लक्चुएशन वाला है सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन, सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन, उसको मैं बोलता हूँ टेम्पररी करंट एसेट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एग्जांपल जो भी आपको दी, कैश, इन्वेंटरी देखें, इन्वेंटरी की एग्जांपल देखें, इन्वेंटरी आपके पास इन्वेंटरी है हुडीज, ठीक है, हुडीज आपको सर्दियों में ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक, लेकिन मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म की मिनिमम नीड्स कि कम से कम हर वक्त गर्मियों में मेरे पास 10 यूनिट्स पड़े हों, सो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, इतना करंट एसेट मेरे पास पड़ा होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, है तो करंट एसेट लेकिन वो परमानेंट है, ये परमानेंट हो गया। और फिर जब सीजन आता है तो मैं कहता हूं कि अब तो ज्यादा चाहिए, फिर कितना चाहिए अभी आपको, सीजन के शुरू में आप कहते हैं कि अच्छा यार आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा करते हैं, ठीक, फिर जब सीजन पीक पे पहुंच जाता है तो आप कहते हैं कि यार कम से कम 1000 रुपीस तो मेरे पास पड़े, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, वो आपके पास आ गया टेम्पररी करंट एसेट। लेकिन याद रखें ये 1000 वापस आ जाएगा 10 रुपए, जब जो सीजन ऑफ होगा तो कम हो जाएगा। तो जो सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन आता है करंट एसेट के अमाउंट में, जो आप ज्यादा करते हैं सीजन की वजह से, फिर वापस उसको कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं इस वाले को, इसको बोलते हैं टेम्पररी करंट एसेट, ठीक। और जो हर वक्त आपको चाहिए होगा, फ्यूचर में भी चाहिए होगा,
ठीक है, इसको बोलते हैं परमानेंट करंट एसेट। ये परमानेंट, सही है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब फाइनेंसिंग कहां से करें? फाइनेंसिंग हम लोगों ने कहा फाइनेंसिंग इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक किस्म की फाइनेंसिंग है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस क्या चीज होती है? जो कि उस वक्त हो रही हो, एट द मोमेंट हो रही हो। जिस तरह मैं चीजें खरीदने जाऊं और मैं उसको यार मुझे ये कर्ज दे दो, अकाउंट पे, मैं आपको पेमेंट करूंगा एक हफ्ते बाद, तो मुझे फाइनेंसिंग मिल गई ना एक हफ्ते की, बिल्कुल। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ठीक। मजदूर ने आज काम किया, लेकिन उसको मैं आज तो पैसे नहीं दूंगा ना, उसको मैं दूंगा हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर में। तो इसका मतलब ये है कि उसने काम तो कर लिया, लेकिन वो जो उसकी जो वेजेस हैं वो पेएबल हो गई, अक्रूवल्स मैं दूंगा वीकेंड, हर जुमेरात को उसके साथ हिसाब करता हूँ, उसे कहता हूँ पूरे वीक ये वेजेस हो, या हर मंथ के एंड में उसको देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट जो भी मैंने कहा, पेबल्स एंड अदर पेबल्स, कोई और पेबल्स भी हो सकते हैं। बिजली का बिल, आप रोज बिजली का बिल दे रहे होते हैं? नहीं, महीने के आखिर में देते हैं। उसके बाद फिर वो आपको 10 दिन का और भी टाइम देता है कि बिल आ गया, इसकी लास्ट डेट 10 दिन बाद है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 10 दिन का और भी एक किस्म का आप समझे कि कर्जा मिल गया, ठीक, तो मैं उसके बाद दे सकता हूं। सो ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेबल्स एंड एक्रूवल्स, जितने भी एक्रूवल्स हैं व्हिच अराइज स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद अराइज होते हैं इन द फर्म्स डे टू डे ऑपरेशंस। आप अपने ऑपरेशंस कर रहे हो, उसमें ये अराइज हो रहे होंगे, इसके लिए किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं इस फाइनेंसिंग की, ये खुद ब खुद अराइज होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है। इस चीजों को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। These are based on policies regarding payment for purchases, जिसमें मैंने कहा रॉ मटेरियल की परचेज हो, फिनिश गुड्स आप खरीदते हैं उसकी परचेज हो, लेबर वेजेस पेबल की मैंने आपको एग्जांपल दी, टैक्सेस, क्या आपने आज जो चीजें बेची उसके ऊपर जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको आज टैक्स देंगे, साल के आखिर में देंगे, ठीक है। वो भी साल खत्म होगा जून में, और फिर वो मुझे टाइम देगा, लेट्स से सितंबर तक का टाइम देगा कि सितंबर 30 को फाइल रिटर्न करें, रिटर्न your income tax, file your income tax returns and pay your taxes, ठीक है, मुझे टाइम मिल गया, accruals, taxes, okay, and other expenses। तो जो भी expenses इस तरीके से आपको accrual की फॉर्म में आ जाए, वो आपकी spontaneous financing है, वो आपको फाइनेंस कर रहा है। We are concerned with managing non-spontaneous financing of assets. Now over here we are concerned with non-spontaneous, spontaneous की बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, non-spontaneous की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट? Yes. Okay, let's start. Okay, so now how should we finance? किस तरीके से फाइनेंस करें? जो पहली अप्रोच है उसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। हेजिंग भी बोलते हैं, मैच्योरिटी मैचिंग भी बोलते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है? जब एक टाइम पूरा हो जाए, टाइम से हो जाए उसकी लाइफ, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात है, लाइफ पूरी होगी, किस चीज की लाइफ पूरी होगी? हम किस चीज को फाइनेंस करने की सोच रहे हैं? एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए, और उसको फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू हेजिंग, तो फाइनेंस करें, लेकिन क्या करेंगे उसके लिए? लोन, कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे ना, Yes, sir. कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लोन नहीं कहते क्योंकि वो भी हो सकता है ना, इक्विटी के थ्रू भी तो कर सकता Yes, हूँ, sir. ठीक है। तो डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, बैंक से भी लोन ले सकता हूँ, बॉन्ड भी इशू कर सकता हूँ, डिबेंचर्स भी इशू कर सकता हूँ, बहुत ऑप्शन है मेरे पास, प्रेफर्ड शेयर्स कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट एसेट है, उसकी कुछ ना कुछ मैच्योरिटी है ना। करंट एसेट कितने मैच्योर होता है, कितना जल्दी? एक साल, मैक्सिमम एक साल, Maximum. हमने कहा था या एक अकाउंटिंग पीरियड, Yes, ठीक है, yes. या हमारा साइकिल, ओके, एक। तो आप क्या करना है, मैच्योरिटीज को मैच करना है। किस किस की मैच्योरिटी? एसेट करंट एसेट की लाइफ की मैच्योरिटी, और इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फाइनेंसिंग के लिए, डेट भी हो सकता है, इक्विटी, जो भी, इन दोनों को आपस में मैच करें। फॉर एग्जांपल एक एसेट है, वो आपको कितने टाइम के लिए चाहिए? करंट एसेट जाहिर है हम सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहे सर हैं, सर्दियों में 4 महीने के लिए 4 महीने की। मैं कहता हूँ यार इन्वेंट्री लेनी है और इस बार सर्दियों में मैं चीजें बेचूंगा ही वाली, और बहुत ज्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4 महीनों के लिए मुझे इन्वेंट्री चाहिए, कम से कम 5 लाख तक की इतनी इन्वेंट्री मैंने खरीदनी है, जैकेट्स हैं, जुराबें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़, ठीक है, 4 महीने। अब इसके लिए एक फाइनेंसिंग ढूंढे जिसका टाइम पीरियड हो 4 महीने 4 महीने, ताकि एसेट की मैच्योरिटी
और फाइनेंसिंग की मेच्योरिटी दोनों आपस में सेम सेम मैच कर जाए, इसको बोलते हैं मेच्योरिटी मैचिंग या हेजिंग अप्रोच। ठीक, यस ओके। अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट वुड बी ऑफसेट, एसेट ऑफसेट हो जाए, एसेट ऑफसेट हो जाए विद फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेट मेच्योरिटी, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेट, मतलब तकरीबन, ठीक है। यू नो एग्जैक्टली आपके यहाँ वो या जनवरी को सीजन शुरू होता है और 30 अप्रैल को खत्म होता है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट भी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरा इतना ही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम मेच्योरिटी का आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हेजिंग अप्रोच और मेच्योरिटी मैचिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, ठीक, दोबारा इसी टेबल उसी उसको देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये हमने ये बनाया था, इसको मैं रब कर रहा हूँ और इसको दोबारा बनाऊँ, ठीक। अब हमने क्या करना कि हमारे पास करंट एसेट है, ये करंट एसेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाली करंट एसेट्स मैंने क्या करते हैं, कौन सी करंट एसेट्स हैं, ये परमानेंट परमानेंट करंट एसेट्स, सो परमानेंट करंट एसेट्स, ठीक। ये जो नीचे हैं ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये जो नीचे हैं ये सारे मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से आता है, ये क्या है मेरे टेम्परेरी करंट एसेट्स, ठीक है, ये परमानेंट करंट एसेट्स, सही। अभी वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हेजिंग में या मेच्योरिटी मैचिंग में आपने मैच करना है एसेट की मेच्योरिटी को, ठीक है, विद द इंस्ट्रूमेंट्स मेच्योरिटी, दोनों का आपने मैच करना है, ठीक है, करते हैं दोनों का मैच। अब जरा और से देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जो करंट एसेट्स हैं उसको नॉर्मली लेस अमाउंट फाइनेंस स्पॉन्टेनियसली बाय पेबल्स एंड अकाउंट्स। ये जो करंट एसेट्स हैं इसका लेस अमाउंट, छोटा सा पोर्शन, छोटा पोर्शन फाइनेंस करते हैं किसके थ्रू, स्पॉन्टेनियस के थ्रू। स्पॉन्टेनियस हमने क्या कहा था, क्या चीजें थी जो कि खुद ब खुद होती, फॉर एग्जांपल बिलिंग बिल्स पेबल्स, Payables. wages payable, accounts payable, expenses payable, जो भी है payables, ठीक है, payables accruals, वो सारे, लेकिन वो कह रहा है छोटा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स, इसका छोटा सा पोर्शन आप कर देंगे स्पॉन्टेनियसली, ठीक। इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, तो फिर बाकी किससे करेंगे आप, इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग पेबल्स एंड फिर वो बाकी चीजें, वो बाकी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और उनसे कौन सी चीजें करेंगे आप, उनसे आप लोग कर रहे होंगे ये वाली चीजें, ठीक है। इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, अब ये इसके लिए आप कुछ और चीज ढूंढेंगे, कोई और इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे जिससे कि आप लोग अपनी मेच्योरिटी मैच करेंगे टाइम पीरियड के साथ, क्योंकि देखिए ये तो ज्यादा होगा और फिर कम होगा, सीधा रॉन्ग, फिर ज्यादा होगा फिर कम होगा, तो आप उसके मुताबिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ देखेंगे और शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग वहां से करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, Yes, sir. ठीक, ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल डू नाउ। व्हाट अबाउट द रेस्ट, द रेस्ट ऑफ दिस विल बी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और यहाँ पे जो करंट एसेट का वो जो परमानेंट करंट एसेट, इसका वो जो थोड़ा सा पोर्शन रहता है, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस से होगा, तो बाकी कहां से करेंगे, बाकी सारा करेंगे लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये सारा लॉन्ग टर्म से होगा, इसमें एक छोटा सा पोर्शन स्पॉन्टेनियस से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो फ्लक्चुएशन आती है सीजन की वजह से, वो किससे होगा, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस से हमें तो लास्ट सिर्फ ये थोड़ा सा पोर्शन, अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा पोर्शन, वो बाकी जो है वो होगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया क्लास, Yes. ओके, लेट्स मूव ऑन। फिक्स्ड एसेट्स and the non-seasonal portion of current assets, fixed assets and the non-seasonal portion, ये fixed asset होता है, non-seasonal कौन सा portion है, ये वाला, ऊपर वाला season है, ठीक है, ये permanent current assets होते हैं, ये आ गया non-seasonal। अच्छा, तो वो कह रहा है कि fixed और non-seasonal कहाँ से करेंगे, अभी आपको क्या बताया, long-term financing से। Fixed assets and the non-seasonal portion of current assets are financed with long-term debt and equity, long-term debt, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बैंक लोन कितने सालों का, 5 years. 5 years। फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो ठीक है,
फाइनेंसिंग कौन सी इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन सी चीजें? डेट, किसी भी बैंक से लोन लेने 5 साल में, 10 साल में। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या? Treasury bills। बॉन्ड बेच सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 साल चले जाए, 2 साल ले लो। बिल्स का बिल्स का 20 years है शायद। बिल्स अपने क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स का कम टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं। जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड बॉन्ड्स। Bond। वो ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे। Treasury bills नहीं होंगे, फिर bonds होंगे। बॉन्ड्स होंगे। जो ट्रेजरी बिल्स है वो तो शॉर्ट टर्म है। अच्छा, वो ठीक 1 है? साल से कम होते हैं। हाँ, वो तो कम से कम होते हैं, जो रिस्क फ्री वाले हम लोगों ने बातें की थी, याद है? Yes, sir। ओके, तो ये बॉन्ड्स हो गए। तो ट्रेजरी बॉन्ड से भी कर सकते हैं, किसी भी और बॉन्ड से कर सकते हैं, हाँ। डिबेंचर्स के थ्रू कर सकते हैं। Yes। ठीक है, फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो तो गवर्नमेंट इशू करेगा ना, हाँ। तो गवर्नमेंट अपनी फाइनेंसिंग यहाँ से करता है। Company। तो अगर मैं कंपनी हूँ तो मैं फिर क्या करूंगा? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करूंगा। इक्विटी क्या होगी? सर कैपिटल। Capitals। मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे। इन्वेस्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। Shares। स्टॉक्स। Holders। ठीक है, उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स भी, प्रेफरेंस भी, मतलब मैं वो इशू करूंगा और उससे अपने एसेट्स को Finance फाइनेंस करूंगा। कौन कौन से एसेट्स को फाइनेंस करूंगा? करंट। Fixed। फिक्स्ड और current asset जो permanent। फिक्स्ड एंड परमानेंट करंट। Non-seasonal। ठीक है, नॉन सीजनल हो गया। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स टू कवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म। ठीक, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स टू कवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट है इसकी, और ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से कवर होगी। मतलब वो प्रॉफिट जो के लॉन्ग टर्म में मिलते हैं तो वो उठाऊंगा और इसकी कॉस्ट को दे दूंगा। इंटरेस्ट देना होगा, प्रिंसिपल देना होगा, इनको दे दिया। सही है, गॉट द आइडिया? Yes, sir। ओके, अब आते हैं दूसरी तरफ। और फिर अब क्या क्या चीजें बच गई मेरे पास? अब मेरे पास क्या बच गया? सीजनल बच गया। सीजनल कहां से होगा? सर शॉर्ट। Short term। शॉर्ट टर्म Short फाइनेंस। term financing। Seasonal needs are financed with short-term loans. Short-term loans से under normal operations, sufficient cash flow is expected to cover the short-term financing cost. Short-term loan है, इसका टाइम पीरियड भी कम होगा। हमने कहा था कि इन एसेट्स का भी टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है? इनकी भी मैच्योरिटी कम होगी। तो बस क्या होगा, मेरे पास जो पैसे आएंगे वो इतने होंगे under normal operations, sufficient cash flow is expected. मतलब वो थोड़े बहुत होंगे, वो देकर expected to cover the short term financing cost। उनको दे दिया सर करें। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एग्जांपल लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट 1 साल तक की जरूरत है, हाँ हो सकता है। ठीक है, या वैसे आप कोई लोन ले लें 3 महीने के लिए, ठीक है, 3-4 महीने के लिए आप कोई लोन ले लें, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, ओके, क्लियर है? क्लियर है क्लास? यस सर। सीजनल नीड्स भी क्लियर हो गई? Yes, sir। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो सीजनल नीड्स की बात कर रहा है या शॉर्ट टर्म लोन्स की बात कर रहा है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन्स किस तरीके से काम करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू दिस। अब ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, यहां हमने क्या कहा, किस लिए इस्तेमाल होंगे? ये seasonal। सीजनल नीड्स की। ओके, सीजन स्टार्ट होने लगता है, जब सीजन स्टार्ट होने लगेगा तो मैं क्या करूंगा? Inventory लोन लेके इन्वेंटरी खरीदी। लोन लूंगा। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म लोन लूंगा, हाँ, ठीक है, finance। शॉर्ट टर्म लोन लिया, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, और इससे खरीदूंगा इन्वेंटरी इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी कितनी लूंगा? जितनी जरूरत हो। Seasonal। लेकिन सीजन के मुताबिक फिर इन्वेंटरी का लेवल मेरा ज्यादा होगा। ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ। सीजन आ रहा है ना, Season तो आ रहा है। इन्वेंटरी के लेवल को ज्यादा करूंगा। ऐसा ऐसा देखिए, हाँ। ऐसा ऐसा इन्वेंटरी के लेवल को ज्यादा करूंगा, तो मैं ऐसा ऐसा इन्वेंटरी के लेवल को ज्यादा करूंगा। देखिए, इसके बगैर, सीजन के बगैर आपका करंट एसेट का ये लेवल है, ये ठीक है। लेकिन जब सीजन आता है तो आपके करंट एसेट्स का लेवल ज्यादा बढ़ होगा। जाता है। मैं ऐसा ऐसा इन्वेंटरी का लेवल ज्यादा करूंगा। आप पे बेचा, इस पे बेचा, उस पे बेचा, इन सब लोगों पे बेच रहा हूँ। जब मैं इन सब लोगों पे बेच रहा हूँ तो फिर ये सब लोग जो है, मुझे जरूरी है कि सारे मुझे पैसे दें? जरूर नहीं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स आर ऑन क्रेडिट, ठीक, अकाउंट्स रिसीवर हो जाएंगे, बिल्कुल। मैं कहूँगा ठीक है, वो इसमें मेरे पास टाइम है, अभी तो मैंने लोन पे नहीं करना, मैंने लोन कब पे करना? सीजन एंड में। सीजन एंड पे ना, क्योंकि मैंने मैच्योरिटी मैचिंग की, तो ठीक है, एंड पे करना है। मैं उनको क्रेडिट पे भी सेल करूँ ताकि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए, इन्वेंटरी ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकूँ। मैं चीज़ें बेचूंगा और ऐसा ऐसा इन्वेंटरी का लेवल ज़्यादा करूँगा। अब मैं देख रहा हूँ सीजन पीक पे आ गए, अब सीजन ऐसा ऐसा डाउन, अब मैं कलेक्शन, कैश कलेक्शन स्टार्ट करूँगा। ऐसा ऐसा इन सब लोगों से पैसे लेने शुरू करूँगा। जब सीजन एंड होगा
आपके पास इन्वेंट्री भी वापस वो नॉर्मल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी जो बगैर सीजन की होती है, और जो मेरे पैसे होते हैं वो भी सारे रिटर्न रिटर्न फॉर इनटू कैश कन्वर्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक, सीजन खत्म हो गया, कैश कलेक्शन भी हो गई, और इसके साथ ही जो मेरी फाइनेंसिंग थी उसका भी टाइम पूरा पूरा हो गया। बस ठीक है, बैंक ये लो ऑफ द प्रिंसिपल और ये लो साथ उसके इंटरेस्ट, और प्रॉफिट आ गया मेरे पास, और फिर ये प्रॉफिट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है इसके लिए, इसमें पे कर सकता हूँ। ठीक है, ओके गॉट द आइडिया? Yes, sir. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ। ओके, सीजन ऑर्डर्स रिक्वायर द परचेज ऑफ इन्वेंटरी बियॉन्ड करंट लेवल्स। सीजन में आप लोग अपनी इन्वेंटरी के नॉर्मल लेवल से ज्यादा खरीदेंगे, बियॉन्ड करंट इन्वेंटरी ज्यादा खरीद लेंगे, आप खरीद लेंगे। इंक्रीज इन्वेंटरी इज यूज्ड टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा हो रही है क्योंकि सीजन है, तो आपके पास इन्वेंटरी ज्यादा है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। सही है, सेल्स बिकम रिसीवेबल्स। ठीक है, अब आपने चीजें बेची, ये रिसीवेबल आपके बन गए, ऐसा ऐसा आप लोगों से कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, रिसीवेबल्स आर क्रेडिटेड एंड बिकम कैश, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, द रिजल्टेड कैश फंड्स कैन बी यूज्ड टू पे द सीजनल शॉर्ट टर्म लोन, उसको वापस कर देंगे एंड कवर एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट, और जो बाकी बच जाएंगे, जो प्रॉफिट्स आपके पास होते हैं वो बच जाएंगे, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कॉस्ट को कवर। क्लियर? यस सारा हिसाब क्लियर? क्लियर हो गया? Yes. इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? जाएंगे? यस सर ओके, लेट्स मूव ऑन। रिस्क वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच एक अप्रोच है, इसमें रिस्क कितना है, इसकी कॉस्ट। कंजर्वेटिव अप्रोच अगर आप करते हैं तो मतलब आप क्या करें, आप कंजर्वेटिव हैं तो आप इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? सर कंजर्वेटिव अप्रोच ये कि आप अपने प्रॉफिट जो है वो अंडरस्टैंड करते रहते हैं ना 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 ना, वो तो कंजर्वेटिव अप्रोच है अकाउंटिंग पॉइंट से, ठीक है? कंजर्वेटिव अप्रोच हम लोग अभी यहाँ पर फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस तो फाइनेंस में हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव कौन लोग होते थे? कंजर्वेटिव कौन लोग थे? जो कि जो रिस्क फ्री नहीं, जो रिस्क फ्री फाइनेंसिंग रिस्क फ्री तो खैर नहीं, रिस्क मिनिमाइज कम, लेस रिस्क ना, हाँ। रिस्क एवर्स। तो अगर रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट तो रिटर्न भी कम होगा। कम होगा। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, Conservative. रिस्क कम रखूंगा एंड एट द सेम टाइम रिटर्न प्रॉफिट्स कम होंगे। अब देखते हैं क्या, अगर कंजर्वेटिव अप्रोच है तो मैं क्या करूंगा, अगर कंजर्वेटिव अप्रोच है तो मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है? लेस वेरिएबल फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। आई वुड से कि यार बार-बार शॉर्ट टर्म लोन लूंगा यार, शॉर्ट टर्म लोन तो सीजन आएगा लूंगा, फिर खत्म, फिर दोबारा सीजन आएगा फिर लूंगा लोन। तो कहते हैं यार इसमें तो बड़ा मसला है, बार-बार बैंक के पास जाओ, फिर लोन लो, फिर प्रोसेस करो सब कुछ, इसमें बहुत मसला है, और ये नहीं वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ले लूंगा एक ही बार, 5 साल का लोन इस्तेमाल करता रहूं, साथ-साथ पे करता रहूं, बस ठीक है, ठीक है? Yes. ओके, सो दिस इज बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। Long- लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का बेनिफिट है कि आपको बार-बार रीफाइनेंस नहीं करना पड़ता, आपको बार-बार लोन नहीं लेना पड़ता। लेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट। मैंने लोन आज लिया अगले 5 साल के लिए, उसने अभी से मुझे लिख के दे दिया इतना इतना आपका इंटरेस्ट होगा, इसका मतलब ये है कि बस टेंशन नहीं, बस ये होगा। हाँ अब अगर हर बार लोन लूंगा तो कहेगा आज इंटरेस्ट इतना हो गया, फिर कहेगा आज इंटरेस्ट इतना हो गया, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, कम हो गया, मैं कहूंगा यार ये भी रिस्क है यार, इस रिस्क से भी जान छुड़ा दो, हाँ इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, इंटरेस्ट रेट दे दो ना। ठीक है? ज्यादा ना हो जाए, लेकिन हमें तो ना हो सकता है कम हो जाए, हाँ कम हो जाए। ठीक है? तो ये तो रिस्क है, और तो risk- मैं कहता हूं कि बस छोड़ो यार, लेस अनसर्टेनिटी को कम करो, ठीक है? और बस लॉन्ग टर्म लोन लो, लॉन्ग टर्म लोन में ये हो गया बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की क्या रिस्क? मैं शॉर्ट टर्म तो नहीं ले रहा ना, मैं लॉन्ग टर्म ले रहा हूं क्योंकि रिस्क कम करना चाहता हूं, ठीक? अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर लूं, बोरोइंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में करा लूं तो हो सकता है कि मैं इतने पैसे फाइनेंस करा लूं या इतनी चीजें फाइनेंस करा लूं जिसकी मुझे जरूरत ना हो, खतरा होता है ज्यादा पैसे ना हो जाए, ठीक? वहां पे तो आपने एक ही बार ले लिया ना, आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप पूरे स्ट्रैटेजी में उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ पर आप कहते हैं कि यार अभी पैसे ज्यादा ले लूं, फिर होगा, फिर दोबारा पैसे नहीं होंगे, तो आप हर वक्त खतरा है, रिस्क है कि मैं पैसे ज्यादा ना लूं, ये खतरा। दूसरा खतरा ये है यार इस बार तो चलो लोन ले लूंगा इस रेट पे, अगली बार लोन लेने जाऊंगा क्या पता इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, ये भी एक रिस्क है। तो मैं कहता हूं इस रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है?
बोरोइंग एट अ हायर ओवरऑल कॉस्ट। और फिर जब हर बार मैं कर्जा लेने जाता हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। बैंक हर बार मुझे कहता है अच्छा चलो नया एग्रीमेंट लिखेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे, ये चाहिए आपको, ये चाहिए, इस तरह करना है, प्रोसेसिंग फी है वो देनी है, लॉयर को पैसे देने हैं, इसको देने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट ऊपर चली जाती है। उसने तो मुझे कहा था 6% है, लेकिन फिर जब उसने हिसाब लगाया उसने कहा प्रोसेसिंग फी भी है बीच में, 2% वो डालो, तो ये तो 6 से 8 हो गई। तो इस वजह से बोरोइंग कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो वो कहता है कि ये रिस्क नहीं लेता, उसके बेनिफिट्स है उधर, तो बस यार लॉन्ग टर्म कर लो, ठीक है। तो उसने लॉन्ग टर्म कर लिया। जब उसने लॉन्ग टर्म कर लिया तो उसने क्या किया कि उसने अपने रिस्क को कम कर दिया। लेकिन जब रिस्क को कम किया सो एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी आपके कम। बस तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। यू गो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग or the risk of short term financing, you go for long term. But when you go for long term, you have reduced your risk, but at the same time you have reduced your expected returns. सही हो गया? सही हो गया क्लास? Yes sir. Okay. Now let's talk about this now. अब इसकी बात करते हैं। अब दोबारा से वही ग्राफ दोबारा देखते हैं, ठीक है। जो ग्राफ अभी हमने देखा था उसी को दोबारा देखते हैं, लेकिन इसको मैं रब करता हूं। आपको आइडिया तो याद है ना? आइडिया Yes क्या sir. यस सर, ठीक है, बेसिक आइडिया आपको याद है। इसको दोबारा रब करता हूं और सिर्फ इस पोर्शन को रब करता हूं, इस वाले पोर्शन को, और देखते हैं कि क्या होगा। ये इस पोर्शन को मैंने रब कर दिया। मेरे पास फिक्स एसेट्स हुई, ठीक, करंट एसेट्स भी हुई, सिर्फ मैंने फाइनेंसिंग के तरीकों को बदला है। मैंने अब क्या किया कि मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ले ली, लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी इससे फाइनेंस कर रहा हूं, ठीक है, फिक्स एसेट्स को। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे पास करंट एसेट थे, और करंट एसेट कौन से वाले, जो कि परमानेंट करंट एसेट थे, वो तो मैं पहले भी से कर रहा था ना, Yes sir. वो भी कर रहा हूं। लेकिन अभी इसके साथ साथ जो टेम्पररी है वो भी इसी से कर रहा हूं, उसका भी कुछ पोर्शन इसी से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं यार शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में यार बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर मसले लांचे जाओ आओ, बाय रिस्क नहीं लेता, ठीक। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ, ये फिक्स एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, ये सीजनल फ्लक्चुएशंस है। लेकिन अब जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो सिर्फ इस जगह तक नहीं, ठीक है, वो चली गई है इस जगह तक जिसमें आपका कुछ पोर्शन ऑफ जो सीजनल है वो भी आ गया। ये देखिए Temporary current assets. ये सीजनल वाला भी बीच में आ गया है, यस सर। ठीक है, ये सीजनल भी बीच में आ गया। तो मतलब मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इस्तेमाल किया। फर्म कैन रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय यूजिंग अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। मैं कहता हूं शॉर्ट टर्म में रिस्क है, इसको कम करो। उसको कम करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज्यादा कर दी, जब ज्यादा की तो फिक्स कॉस्ट भी वो कवर कर रहा है, परमानेंट करंट एसेट भी कवर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेरी को भी वो फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बहुत थोड़ी रह गई, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सिर्फ ये रह गई बस। बाकी सारी लॉन्ग टर्म को मैंने ज्यादा कर दिया ताकि मैं अपने रिस्क को कम कर सकूं। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच से मैंने कम कर दिया। कर दिया ठीक? Yes sir. सही है? ओके, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी टॉक अबाउट aggressive approach. पॉज कीजिएगा, स्टॉप मत कीजिएगा, पॉज। ओके, सही है? 29:15। ओके, एक 5 मिनट की ब्रेक करेंगे क्योंकि मैंने नमाज नहीं पढ़ी हुई, दूसरी क्लास का मैं क्विज ले रहा था तो उस वजह से नमाज मुझसे Okay. रह गई थी। और अब ये कौन सा ओके क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव हम लोगों ने कर ली ना। Yes sir. कंजर्वेटिव में हम लोगों ने कहा कि क्या करेंगे, कौन सी फाइनेंसिंग इस्तेमाल करेंगे, Short term financing ज्यादा. Conservative में sir long term. लॉन्ग टर्म ज्यादा करेंगे। लॉन्ग टर्म ज्यादा कर देंगे तो लॉन्ग टर्म से हम लोग फिक्स एसेट को भी फाइनेंस करेंगे। Current asset. और कौन से करना है, Permanent. परमानेंट परमानेंट को भी करेंगे और बाद और में
एक short, section short term. हाँ seasonal. सीजनल वाले जो करंट एसेट है या टेम्पररी करंट एसेट है Temporary. उसको भी कुछ पोर्शन करेंगे और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बहुत थोड़ा सा portion, ये सही है। Yes. अब जाते हैं एग्रेसिव अप्रोच। ओके लेट्स टॉक अबाउट एग्रेसिव अप्रोच। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में इसका सॉरी कंजर्वेटिव अप्रोच में हमने कौन सी फाइनेंसिंग ज्यादा की थी? Long. लॉन्ग टर्म ना, तो हम लॉन्ग टर्म कर रहे थे। अब यहाँ पे एग्रेसिव अप्रोच है तो हम लोग कौन सी करेंगे? Short term. शॉर्ट टर्म करेंगे। चलिए लेट्स गो टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट। अब देखो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट क्या क्या है। अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं तो आपको उसका क्या क्या फायदा है। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद अ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट देन शॉर्ट टर्म डेट। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स। लॉन्ग टर्म नीड्स कौन सी होती है? सर परमानेंट ये जो जब हम लोग ये बात कर रहे थे ना Yes. कि एक हमारे फिक्स एसेट है, एक हमारे करंट एसेट है। जो करंट एसेट में हमारे पास जो परमानेंट करंट एसेट है Permanent. वो हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा कर देते हैं। यस सर ठीक है, मिनिमम लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा कर देते हैं। ओके सो नाउ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद अ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट देन शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बेनिफिट है हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को भी फाइनेंस कर रहे हैं विद अ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट देन शॉर्ट टर्म डेट। ठीक, हम लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कर रहे हैं? बोरोइंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। वहां पर हमने कहा कि बोरोइंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। यहां पे बोरोइंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। सो वी आर ओनली बोरोइंग व्हाट वी नीड। What we need. जितना चाहिए इतना ले लें, हाँ, फिर दोबारा ले लेंगे, फिर दोबारा रीफाइनेंस, फिर दोबारा ले लेंगे, फिर दोबारा ले लेंगे। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बेनिफिट है कि एक तो हम अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को फाइनेंस कर रहे हैं विद लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और एक हम लोग बोरोइंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के रिस्क क्या है? अब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या क्या रिस्क है? रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इन द फ्यूचर, रीफाइनेंस को दोबारा करेंगे ना, वही बात हाँ. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए होगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर फिर आपको दोबारा चाहिए होगा क्योंकि आपने कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म नीड्स है इसको भी करना है। तो अगर आप दोबारा रीफाइनेंस करेंगे तो यार हो सकता है फाइनेंसिंग मिले ना मिले, ठीक, हो सकता है मिले या ना, हायर रिस्क है ना, तो रिस्क है हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ओके, अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट, क्या पता कॉस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, हमें क्या पता, नहीं पता, तो वंस अगेन अनसर्टेनिटी है, जो जितनी अनसर्टेनिटी है उतना रिस्क ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का रिस्क है। लेकिन जितना रिस्क है उतना प्रॉफिटेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। सो मैनेजर एक्सेप्ट्स ग्रेटर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ठीक, ये रिस्क तो है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, रिस्क है, हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास ग्रेटर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, बट वी आर टेकिंग Greater risk. So greater risk, greater reward. सही? इसको कैसे शो करेंगे? अब ये Now let's have a look at this. वही फिक्स एसेट्स हमारे पास, ठीक? करंट एसेट्स हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाएगा। इसमें फर्क क्या आएगा कि अब हमारे जो टेम्पररी करंट एसेट्स हैं वो तो उसी तरह सीजनल, वो तो इसी तरह, ठीक? ये जो हमारे करंट एसेट्स हैं ये इधर है, पहले यहाँ पे ये करंट एसेट्स यहाँ पे थे, याद है? अब जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो यहां तक तो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, लेकिन जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है पहले वो इतनी पोर्शन की थी, याद है? इतने पोर्शन, Yes. अब वो इतने पोर्शन की है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मैंने ज्यादा कर। Firm increases risk associated with short-term borrowing by using a larger proportion of short-term financing. हमने short-term financing ज्यादा कर दी, तो हमारे short-term borrowing के जो risk है वो भी ज्यादा होंगे, लेकिन हमारा rewards भी फिर ज्यादा होंगे। तो ये aggressive approach है, ठीक है? हम लोग risk ज्यादा ले रहे हैं, इसी में कि expectation है कि reward भी ज्यादा हो जाएगा। Conservative approach में हम लोग risk कम ले रहे थे, हम कहते रिस्क नहीं लेते, बस रिस्क कम करो, हम लोगों ने रिस्क कम किया, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर ली, तो रिस्क कम कर दिया लेकिन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड भी या प्रॉफिट्स भी कम। गॉट द आइडिया? Yes. गॉट द आइडिया क्लास? यस सर ओके, सो नाउ दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन। ये समरी जो अब तक हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने एसेट्स को फाइनेंस किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है? ये एसेट की मैच्योरिटी इस तरफ और इस तरफ फाइनेंसिंग की मैच्योरिटी, ठीक है? हमने कहा एसेट की मैच्योरिटी कम ज्यादा हो सकती है, फाइनेंसिंग की मैच्योरिटी भी कम ज्यादा हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म
या टेम्पररी करंट एसेट्स को Temporary current assets. Seasonal. आप लोग फाइनेंस करें शॉर्ट टर्म के लोन के साथ, यानी एसेट भी शॉर्ट टर्म, और फाइनेंसिंग भी शॉर्ट टर्म। तो बस ये एवरेज है, मतलब ना रिस्क ज्यादा ले रहे हैं ना रिस्क कम कम ले रहे हैं, मॉडरेट रिस्क। तो अगर मॉडरेट रिस्क है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी मॉडरेट। सही, क्लियर? Yes, sir. ओके। अगर मैं लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट करंट एसेट को, और डायरेक्ट इस पे आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट करंट एसेट को फाइनेंस करता हूं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ, तो वंस अगेन मैंने क्या कर दिया, moderate मैच्योरिटी मैचिंग कर दी, हाँ। तो वंस अगेन मॉडरेट रिस्क, conservative ठीक है? हाँ, कंजर्वेटिव नहीं, मैं मॉडरेट, बस नॉर्मल, अच्छा ठीक है? जो आप लोग रिस्क इंटरफेरेंस की बातें करते हैं, ये वो चीज। अब देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म टेम्पररी करंट एसेट को फाइनेंस कर दूं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ, एसेट शॉर्ट टर्म है लेकिन फाइनेंसिंग इसके लिए इस्तेमाल करता हूं लॉन्ग टर्म की, तो इसका मतलब मैं अपने रिस्क को कम कर रहे हैं कम कर रहा हूं ना, रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ठीक है? रिस्क नहीं लेना चाह रहा ना, तो रिस्क को कम कर रहा हूं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये कौन कौन से लोग करते होते हैं? कंजर्वेटिव अप्रोच तो है, ये कौन लोग करते हैं? रिस्क प्रोफाइल्स, रिस्क एवर्स, रिस्क नहीं लेते ना। रिस्क नहीं तो लेते यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, हम कह रहे हैं यहाँ बस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल करो, क्या शॉर्ट टर्म करेंगे, बार बार करेंगे, इंटरेस्ट रेट भी पता नहीं चलता क्या हो जाएगा, इतनी दर्द सही भी करेंगे, बार बार जाएंगे, उसके बाद रिफाइनेंस होता है नहीं होता है, सो लो रिस्क लो प्रॉफिट। अब आ जाए इस तरफ। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म को यानी परमानेंट करंट एसेट को, इसको भी फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करूं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल करूं लॉन्ग टर्म या परमानेंट करंट एसेट्स को, लॉन्ग टर्म नीड्स को, लॉन्ग टर्म नीड्स वाले यानी परमानेंट करंट एसेट को, तो मैं अपना रिस्क हाई कर रहा हूं लेकिन एट द सेम टाइम मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई। ये हो गई अग्रेसिव अप्रोच, ये हो गई कंजर्वेटिव अप्रोच, और ये वो मॉडरेट है बस, ठीक है? यानी अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म वो है, ठीक, सीजनल है तो इसके लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, परमानेंट करंट एसेट है, इसके लिए लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें, मैच्योरिटी मैच करो, मॉडरेट, ना ज्यादा रिस्क ले रहा हूं ना ज्यादा रिटर्न मार रहा हूं, ठीक? लेकिन फिर अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म वाले यानी परमानेंट को भी शॉर्ट टर्म के साथ फाइनेंस करते हैं, और अगर आप वर्स है, रिस्क वर्स है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, है तो टेम्पररी करंट एसेट लेकिन इसके लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप रिस्क अवर्स है या कंजर्वेटिव। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सर, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो टाइम पीरियड है बस, टाइम पीरियड, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो गई 5 साल, मैं बॉन्ड इशू कर दूं 5 साल के, ठीक है? मैं लोन ले लूं 5 साल का, ठीक, मैं इक्विटी के थ्रू कर दूं, याद है आपने सारी बातें की ना, इक्विटी डेट फाइनेंस, ठीक? और मैच्योरिटी मैचिंग में हम लोगों ने कहा कि जितनी मैच्योरिटी ऑफ एसेट उतनी मैच्योरिटी ऑफ लोन, सॉरी उतनी मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है? सेम, ठीक है? तो अगर सेम होगा तो मॉडरेट है, और अगर आप कहेंगे नहीं एसेट भी शॉर्ट है, सीजनल है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए 5 साल वाला लोन ले लूं या 5 साल वाला बॉन्ड इशू कर दूं, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से आप टेम्पररी करंट एसेट्स को कर रहे हैं, तो फिर आप अपने रिस्क को कम से कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिस्क कम है तो साथ ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। गॉट दिस आइडिया? Yes. sir. सारा क्लियर हो गया? Yes. ओके, इसके बाद बस ये लास्ट स्लाइड है, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजंस। अब लायबिलिटी स्ट्रक्चर को और करंट एसेट डिसीजन को कंबाइन करके देखते हैं कि फाइनली हमारे पास क्या है, ठीक है? दिस इज द लास्ट थिंग एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, द लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग दोस एसेट्स आर इंटरडिपेंडेंट। वो कह रहा है कि लेवल ऑफ करंट एसेट कि कितने करंट एसेट्स हैं, ठीक है, एंड द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग दोस एसेट्स, किस मेथड के थ्रू फाइनेंस करें, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट, ठीक? ओके, क्या चीजें हैं ये? कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी जब मैं इस्तेमाल करता हूं, सो कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स, कंजर्वेटिव पॉलिसी हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, जब करंट एसेट्स ज्यादा हो, सो कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स allows a more aggressive method of financing करंट एसेट्स। अगर
मैं कंजर्वेटिव पॉलिसी इस्तेमाल करता हूं हाई लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स के लिए, करंट एसेट्स का लेवल हाई है, तो मेरे अग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अग्रेसिव मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मैं हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स को इस्तेमाल करता हूं। अगर कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल करता हूं, कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग व्हिच मींस ऑल इक्विटी, सारी इक्विटी, बिल्कुल कंजर्वेटिव, इंटरेस्ट रेट्स का कुछ वो नहीं है, ठीक है, डिविडेंड दिया करूंगा, कोई ना चेंज होगी। A conservative method of financing all equity allows an aggressive policy of low levels of current assets. Low levels of current asset के लिए aggressive policy आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप conservative method of financing या all equity आप इस्तेमाल करेंगे। This is the end of the chapter. Stop.